नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश मिश्रा आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक में स्वागत करता हूं। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं अखिलेश मिश्रा एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, ये क्लास डेली हम लोगों की बाल विकास की क्लास होती है, जो कि यूपी टेट, सीटेट एंड सुपर टेट के लिए कंबाइंड सिलेबस के हिसाब से साथियों ये प्रत्येक दिन आप लोगों को बाल विकास की क्लास दी जाती है। ठीक साथियों, बाल विकास में अगर हम बात करें साथियों तो ये आज 35 नंबर की क्लास है। आज साथियों 35 नंबर की क्लास है। इसमें हम यूपी टेट, सीटेट एंड सुपर टेट के लिए साथियों कंबाइंड सिलेबस को एनालिसिस करने के बाद प्रत्येक दिन मैं आपको बाल विकास अर्थात चाइल्ड डेवलपमेंट की क्लास मैं आपको प्रोवाइड करता हूं, जिसमें साथियों मैं अपने 10वें चैप्टर को शुरू कर दिया हूं, जिसका नाम है आकलन, मूल्यांकन तथा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन नामक चैप्टर को मैंने अभी कल की क्लास में शुरू किया साथियों। ठीक है, ये क्लास हम लोगों के बिल्कुल अच्छे से विस्तार के साथ डीपली थ्योरी की क्लास होती है साथियों, जिसे हम लोग अच्छे से एक एक पॉइंट को जानते हुए, समझते हुए, पढ़ते हुए आगे बढ़ते चलते रहते हैं। कल की क्लास में साथियों हम लोगों ने आकलन से संबंधित कई बातें जाना। कल के क्लास में साथियों हम लोगों ने आकलन से संबंधित कई बातों को जाना, जिसमें हम बताएं कि आकलन क्या होता है, आकलन को हम लोगों ने जाना। साथ ही साथ आकलन की कौन कौन सी विशेषता होती है उसके बारे में जाना। उसके बाद साथियों आकलन के कौन कौन से क्षेत्र होते हैं उसे भी जाना। उसके बाद आकलन का क्या महत्व होता है इसे हम लोग जाने। 3-4 टॉपिक कल की क्लास में हम लोगों ने आकलन से संबंधित पढ़ा था। आज की क्लास में साथियों हम लोग पढ़ेंगे कि आकलन के कौन कौन से रूप होते हैं। आकलन के कौन कौन से रूप होते हैं साथियों, आज के क्लास में हम लोग इसे पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम लोग मूल्यांकन क्या होता है, मूल्यांकन से रिलेटेड हम लोग चीज़ों को पढ़ना शुरू करेंगे। साथियों क्लासों को आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देखा करिए। क्लास ये जो आप लोगों को दी जा रही है बिल्कुल ज़बरदस्त क्लास, आपको डीपली थ्योरी की क्लास प्रोवाइड की जाती है। अगर आप इस क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक बिल्कुल धैर्य के साथ एकाग्रचित्त होकर अगर आप पढ़ते हैं तो मैं आपसे दावा करता हूं कि एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम से, एक भी क्वेश्चन पढ़े हुए टॉपिकों से अगर बाहर आ जाएगा तो आप जो कहेंगे सो, क्योंकि इतना डीपली यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है कि इतना डीपली फिर हम लोग पढ़ ले रहे हैं कि चीज़ें बाहर आ ही नहीं सकती। बस आप ये समझिए चीज़ों को। ठीक, तो आप लोग अच्छे से विस्तार के साथ चीज़ों को जाना करिए, समझा करिए, साथ ही साथ पढ़ा करिए। उसके बाद अपने हाथ से स्वयं की लिखी हुई नोट्स आप प्रिपेयर किया करिए, जिससे कि आपको रिवीजन करने में काफ़ी मदद मिले। नोट्स बनाने में आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक एक पॉइंट मैं यहाँ पे बोर्ड पे सारी चीज़ें लिखते हुए, पढ़ाते हुए आगे मैं बढ़ता हूँ। ठीक साथियों, तो ये थोड़ी सी छोटी सी जानकारी थी साथियों जो आपको देना था। आज की इस क्लास में साथियों हम लोग पढ़ेंगे आकलन के कौन कौन से रूप होते हैं। आकलन के कौन कौन से रूप होते हैं उसे हम लोग आज की क्लास में जानेंगे, समझेंगे। तो साथियों मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि आकलन को 3 रूपों में मापा जा सकता है। आकलन को 3 रूपों में मापा जा सकता है। आकलन को 3 रूपों में मापा जा सकता है। कौन कौन सा होता है साथियों? सबसे पहला होता है स्वयं का आकलन, सेल्फ असेसमेंट। स्वयं का आकलन, स्वयं आकलन, सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट, स्वयं के आकलन की बात करें साथियों तो कोई भी चीज़ का स्वयं अर्थात खुद से, किसी भी चीज़ का स्वयं अर्थात खुद से साथियों जिस भी किसी चीज़ के बारे में कोई भी बात आकलित की जाती है, कोई भी चीज़ों का आकलन लगाया जाता है, कोई भी चीज़ों का क्या किया जाता है, आकलन लगाया जाता है स्वयं के माध्यम से, उसी को हम लोग सेल्फ आकलन कहते हैं, अर्थात स्वयं आकलन कहते हैं। स्वयं का आकलन अर्थात खुद से आकलन लगाना है। इसके बारे में हम बात करें साथियों तो इस आकलन में छात्र क्या करता है, छात्र कक्षाध्यापक के माध्यम से सीखते हैं तथा अपने अधिगम का मूल्यांकन करते हैं। इसके माध्यम से साथियों छात्र जो होता है वह अपने कक्षाध्यापक के माध्यम से सीखने का काम करता है, अपने कक्षाध्यापक के माध्यम से सीखने का काम करता है। और उसी के साथ साथियों
और अपने अधिगम का मूल्यांकन करता है कि हम कितना चीज़ें सीख चुके हैं, कितना नहीं सीख चुके हैं, उसका स्वयं से मूल्यांकन करना, स्वयं से मूल्यांकन करना ही साथियों स्वयं आकलन कहलाता है। साथियों यह जो होता है यह पाठ्यक्रम का एक महत्वपूर्ण तत्व होता है। स्वयं आकलन जो होता है यह पाठ्यक्रम का एक महत्वपूर्ण क्या होता है, तत्व होता है। कारण क्या है, क्योंकि साथियों जो छात्र स्नातक या बीएड छात्राध्यापक हैं, जो छात्र स्नातक या बीएड छात्राध्यापक हैं साथियों, वे स्वयं के कार्य को आलोचनात्मक दृष्टिकोण से, स्वयं का जो कार्य होता है, स्वयं का जो कार्य होता है उसे आलोचनात्मक दृष्टिकोण से साथियों देखकर स्वयं की कमी को जानने का प्रयास करते हैं तथा उसे दूर करने का प्रयत्न करते हैं। जो भी छात्र साथियों, जो भी छात्र स्नातक हैं या तो बीएड हैं, क्या हैं, जो भी छात्र स्नातक हैं या तो बीएड हैं, वे साथियों छात्राध्यापक हैं। जो साथियों स्नातक हैं या तो बीएड हैं और वो क्या है, छात्राध्यापक हैं, छात्राध्यापक का कार्य कर रहे हैं, वे साथियों स्वयं कार्य को आलोचनात्मक दृष्टि से, मतलब स्वयं का कार्य, मेरा स्वयं का किया गया कार्य जो है उसे आलोचनात्मक दृष्टिकोण से आकलन किया जाता है। किस दृष्टिकोण से, आलोचनात्मक दृष्टिकोण से साथियों उसका आकलन किया जाता है, मतलब उसे देखते हैं, उसके बाद अपनी कमियों को स्वयं ही जानने का प्रयास करते हैं और स्वयं जब अपनी कमियों को वो जान जाते हैं तो उसे दूर करने का प्रयत्न करते हैं। यही साथियों होता है स्वयं का आकलन। क्या होता है, यही स्वयं का आकलन अर्थात सेल्फ असेसमेंट होता है। ठीक, दूसरे आकलन की बात करें साथियों तो दूसरा आकलन होता है सहपाठी या सहयोग समूह। सहपाठी या सहयोग समूह का आकलन, सहपाठी या सहयोगी समूह का आकलन। ठीक, सहयोगी समूह का आकलन अर्थात साथियों सहपाठी या सहयोगी को क्या कहते हैं, पीर कहते हैं, पीर असेसमेंट। पीर असेसमेंट कहते हैं। पीर असेसमेंट से क्या तात्पर्य होता है साथियों, पीर असेसमेंट से अगर हम तात्पर्य की बात करें तो हमारे जो सहपाठी हैं, हमारे जो सहयोगी समूह हैं, हमारे जो सहपाठी हैं या हमारे जो सहयोगी समूह है साथियों, उनके द्वारा जो भी चीज़ें आकलित की जाती है, उनके द्वारा जो भी असेसमेंट किया जाता है साथियों, वही क्या होता है, सहपाठी या सहयोगी समूह का आकलन कहा जाता है। मोटे तौर पे देखें, इसमें साथियों जो छात्र अपने सहपाठी या अन्य छात्रों के अधिगम से पृष्ठपोषक, जो छात्र अपने सहपाठी से या अन्य छात्रों के अधिगम अर्थात सीखने में जो पृष्ठपोषक प्रदान करते हैं अर्थात फीडबैक, पृष्ठपोषण का मतलब हुआ फीडबैक। फीडबैक, जो भी पृष्ठपोषक साथियों क्या करते हैं, जो भी पृष्ठपोषण प्रदान करते हैं, जो भी उनके साथ जो है सहपाठी होते हैं या सहयोगी होते हैं साथियों, वे लोग जो पृष्ठपोषण अर्थात फीडबैक प्रदान करते हैं साथियों, वह आकलन सहपाठी आकलन कहलाता है। फिर से समझिए, जो छात्र अपने सहपाठी या अन्य छात्रों के अधिगम से जो भी फीडबैक प्रदान करते हैं, अर्थात पृष्ठपोषक प्रदान करते हैं साथियों, या आकलन कह सकते हैं कि आकलन प्रदान करते हैं, वही सहपाठी या सहयोगी समूह का आकलन कहलाता है। इसकी अगर बात करें साथियों तो यह स्वयं आकलन से ज़्यादा विस्तृत होता है। सहपाठी या सहयोगी समूह का जो आकलन होता है, यह स्वयं के आकलन से क्या होता है, ज़्यादा विस्तृत होता है, या तो कह सकते हैं कि ज़्यादा विस्तार वाला होता है। साथियों बीएड पाठ्यक्रम में प्रायः सूक्ष्म शिक्षण अर्थात पाठ्य योजना के अध्यापन में इस आकलन का प्रयोग किया जाता है। इस आकलन का प्रयोग कहाँ किया जाता है साथियों, इस आकलन का प्रयोग बीएड पाठ्यक्रम में सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना, इस आकलन का प्रयोग बीएड
इस आकलन का प्रयोग साथियों बीएड पाठ्यक्रम में प्रायः पाठ्यक्रम में साथियों प्रायः सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना, सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना, सूक्ष्म शिक्षण साथियों जो पाठ योजना होती है, क्या होती है, सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना होती है, उसी के अध्यापन में इस आकलन का प्रयोग किया जाता है। इस आकलन का प्रयोग सामान्यतः साथियों बीएड पाठ्यक्रम में सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना के अध्यापन में इस पाठ्यक्रम का प्रयोग किया जाता है। साथियों अगर बात करें तो छात्र परस्पर विश्वास एवं सहयोगपूर्ण भावना के साथ इस प्रक्रिया में भाग लेने का काम करते हैं तथा निष्पक्षता के साथ, किसके, निष्पक्षता के साथ, अर्थात किसी का बिना पक्ष लिए, बिना किसी का फेवर लिए साथियों क्या करते हैं, पृष्ठपोषण अर्थात फीडबैक प्रदान करते हैं। जब साथियों छात्र अपनी सहयोगी छात्रों को फीडबैक प्रदान करते हैं तो उन्हें सलाह दी जाती है कि वे स्वयं को शिक्षक के भांति मानते हुए विश्वसनीयता के साथ आकलन कार्य संपादित करें। स्वयं को क्या मानते हुए साथियों, शिक्षक के भांति मानते हुए विश्वसनीयता के साथ आकलन कार्य को संपादित करें। ये होता है साथियों हमारा दूसरा आकलन का रूप। तीसरा और अंतिम जो रूप होता है साथियों वह होता है ट्यूटर आकलन। ट्यूटर आकलन ट्यूटर असेसमेंट। ट्यूटर असेसमेंट होता है साथियों। ट्यूटर असेसमेंट की अगर बात करें तो साथियों जब शिक्षण कर्मचारी, ट्यूटर असेसमेंट की बात करें अगर, अर्थात ट्यूटर आकलन की बात करें तो जब साथियों शिक्षण कर्मचारी आकलन करते हैं तो उसे ट्यूटर आकलन कहते हैं। जब शिक्षण कर्मचारी आकलन करते हैं, जब शिक्षण कर्मचारी क्या करते हैं साथियों, जब शिक्षण कर्मचारी आकलन करने का काम करते हैं साथियों तो उसी को क्या कहते हैं, ट्यूटर आकलन कहते हैं। साथियों इसमें ट्यूटर या शिक्षक छात्र के कार्यों पर उसे फीडबैक प्रदान करते हैं। इसमें क्या होता है, ट्यूटर या जो शिक्षक होता है, शिक्षक छात्र होता है, शिक्षक जो होता है वह छात्र के कार्यों पर उसे पृष्ठपोषक अर्थात फीडबैक प्रदान करता है। साथियों आकलन रचनात्मक अथवा योगात्मक हो सकता है। आकलन जो होता है साथियों वो कैसा होता है, रचनात्मक अथवा योगात्मक हो सकता है। रचनात्मक के अंतर्गत साथियों छात्रों को फीडबैक प्रदान करना एवं छात्रों के अधिक से अधिक सीखने में सहायता प्रदान करने की प्रक्रिया सम्मिलित होती है। लेकिन अगर वहीं योगात्मक की बात करें, इसमें लिख लीजिए, मैं आपको लिखवाता हूँ, लिखिएगा आप लोग कि आकलन जो होता है वह रचनात्मक अथवा योगात्मक हो सकता है। नोट लिखिएगा, आकलन रचनात्मक तथा योगात्मक हो सकता है। आकलन जो होता है वह दो प्रकार का हो सकता है। कौन कौन सा, रचनात्मक और योगात्मक। रचनात्मक और योगात्मक दो प्रकार का साथियों आकलन हो सकता है। अब हम बात करें कि रचनात्मक क्या होता है साथियों आकलन, तो रचनात्मक अगर आकलन के अंतर्गत हम बात करें तो छात्र को जो फीडबैक प्रदान करना होता है, छात्र को फीडबैक प्रदान करना एवं छात्र के अधिक से अधिक सीखने में सहायता प्रदान करना,
छात्र को फीडबैक प्रदान करना तथा छात्र के अधिक से अधिक सीखने में जो सहायता प्रदान की जाती है, इस प्रक्रिया को इसके अंतर्गत रखा जाता है। लेकिन अगर वहीं हम योगात्मक आकलन की बात करें, योगात्मक आकलन की बात करें साथियों, तो योगात्मक आकलन में क्या होता है, आलोचनात्मक ढंग से छात्र की उपलब्धि पर निर्णय प्रदान करने की प्रक्रिया सम्मिलित होती है। इसमें आलोचनात्मक ढंग से साथियों छात्रों की उपलब्धि जो होती है उस पर निर्णय प्रदान करने की प्रक्रिया योगात्मक ढंग से होती है, योगात्मक आकलन कहलाती है। साथियों अगर हम बात करें, जो भी प्रदत्त कार्य होता है उस कार्य में छात्रों को विस्तृत टिप्पणी के साथ वापस किया जाता है। इस योगात्मक आकलन के श्रेणी तथा अंकों का बंटवारा सम्मिलित होता है। इसकी सहायता से साथियों शिक्षक जो होता है वह छात्र की प्रगति के बारे में निर्णय लेता है, छात्र की प्रगति के बारे में निर्णय लेने का काम करता है। ये साथियों आकलन के रूप होते हैं, इसे हम लोगों ने अच्छे से जाना और समझा। अब साथियों हम लोग अगली बात करेंगे कि अधिगम के लिए आकलन और अधिगम का आकलन में क्या अंतर होता है। अधिगम के लिए आकलन अगला हम लोगों का टॉपिक होगा, इसे हम लोगों ने जाना और पढ़ा। अगला टॉपिक होगा, इसे आप लोग अच्छे से नोट करिएगा और इसे पढ़िएगा। आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि आकलन के कुल कितने रूप होते हैं, आकलन के कुल कितने रूप होते हैं। या तो आपसे पूछ लेगा कि निम्न में से कौन सा आकलन का रूप है, निम्न में से कौन सा आकलन का रूप है, या तो पूछेगा निम्न में से कौन सा आकलन का रूप नहीं है। आगे हम लोग पढ़ेंगे साथियों कि अधिगम के लिए आकलन टॉपिक है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। अधिगम के लिए आकलन और अधिगम का आकलन में अंतर। अधिगम का आकलन में अंतर क्या है, अधिगम के लिए आकलन और अधिगम का आकलन में क्या अंतर होता है। सबसे पहले हम जानेंगे अधिगम का आकलन क्या होता है। अधिगम का आकलन इसे साथियों हम पॉइंट वाइज आपको समझाते जाएंगे, आप लोग उसे समझते जाइएगा। मैं लिखूंगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा, आप इसे समझने की कोशिश करिए। ये समझने की चीज़ है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम एग्जामिनर पूछता है। पहला होता है साथियों कि अधिगम के आकलन से हमारा जो आशय होता है वह छात्र द्वारा, अधिगम के आशय से साथियों, अधिगम के आकलन से जो हमारा आशय होता है, क्या होता है, हमारा जो आशय होता है साथियों वह छात्र द्वारा प्राप्त वास्तविकता, छात्र द्वारा जो वास्तविकता प्राप्त होती है या तो साथियों व्यावहारिक ज्ञान से होता है, जो वह विद्यालय, समुदाय तथा समाज आदि स्थानों से सीखता है। जो छात्र साथियों विद्यालय, समुदाय तथा समाज आदि स्थानों से सीखने का काम करता है वह अधिगम के आकलन से हमारा आशय होता है। वास्तविक या व्यावहारिक ज्ञान से, अधिगम का आकलन साथियों हमारे वास्तविक या व्यावहारिक ज्ञान से होता है। छात्र जो कहाँ से सीखता है, विद्यालय से सीखता है, किसी समुदाय से सीखता है, या तो किसी समाज आदि स्थानों से सीखने का काम करता है। यही क्या होता है, अधिगम का आकलन। अगले पॉइंट के अंतर्गत अगर हम बात करें साथियों, तो ये जो अधिगम का आकलन होता है इसका प्रारंभ साथियों अगर हम बात करें तो इसका प्रारंभ छात्र के औपचारिक शिक्षा के ग्रहण करने के साथ हो जाता है। इसका प्रारंभ कहाँ से होता है, दूसरा पॉइंट है साथियों, इसका प्रारंभ अधिगम का जो आकलन होता है अर्थात सीखने का जो आकलन हम लगा सकते हैं, इसका साथियों प्रारंभ छात्र की जो औपचारिक शिक्षा होती है उस औपचारिक शिक्षा के ग्रहण करने के साथ साथ ही इसका प्रारंभ हो जाता है। और साथियों यह प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है। जो अधिगम का आकलन होता है अर्थात सीखने का आकलन होता है यह जीवन पर्यंत चलती रहती है। कौन सी प्रक्रिया, औपचारिक शिक्षा के ग्रहण करने के साथ ही यह शुरू होता है और जीवन पर्यंत यह चलती रहती है। अगली बात इसमें कही गई साथियों तीसरे पॉइंट के अंतर्गत
कि साथियों यह जो अधिगम का आकलन होता है यह छात्रों को सैद्धांतिक ज्ञान का उपयोग छात्रों को क्या करता है, जो सैद्धांतिक ज्ञान होता है उस सैद्धांतिक ज्ञान का उपयोग साथियों व्यवहारिक जीवन में कैसे करना है इसकी शिक्षा प्रदान करता है। फिर से समझिए, छात्रों को सैद्धांतिक ज्ञान का उपयोग व्यवहारिक जीवन में किस प्रकार से हमें करना है इसकी शिक्षा भी अधिगम के आकलन से प्राप्त होती है। आगे कहा गया साथियों, यह जो अधिगम का आकलन है, चौथे नंबर पे कहा गया कि जो अधिगम का आकलन है साथियों यह छात्र को व्यवहारिक एवं वास्तविक जीवन जीने का अनुभव भी प्रदान करता है। अधिगम का जो आकलन है यह छात्र को क्या करता है, व्यवहारिक साथ ही साथ वास्तविक जीवन, व्यवहारिक और साथ ही साथ वास्तविक जीवन जीने का क्या करता है, अनुभव प्रदान करता है। अगला पॉइंट साथियों इसमें कहा गया, इसी के अंतर्गत अगला पॉइंट कहा गया कि साथियों इसका आकलन कोई भी व्यक्ति कर सकता है, अर्थात इसमें साक्षर या निरक्षर का कोई भी भेद नहीं है। जो अधिगम का आकलन होता है अर्थात सीखने का जो आकलन होता है यह कोई भी व्यक्ति आकलित कर सकता है, कोई भी व्यक्ति आकलन लगा सकता है। इसमें साक्षर या निरक्षर का कोई भेद नहीं है कि सिर्फ साक्षर व्यक्ति ही इसका आकलन कर सकता है, निरक्षर नहीं कर सकता, या निरक्षर कर सकता है, साक्षर नहीं कर सकता। ठीक, आगे बात साथियों अगली बात कही गई, अगला पॉइंट कि इसके अंतर्गत साथियों इसमें आकलन की कोई निश्चित पद्धति नहीं है। इसमें आकलन की कोई भी निश्चित पद्धति नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति साथियों अपने अनुभव एवं ज्ञान के आधार पर, प्रत्येक व्यक्ति कोई भी व्यक्ति होता है वह अपना जो उसका पूर्व का अनुभव होता है या उसका जो ज्ञान होता है साथियों उसी के आधार पर दूसरे के अधिगम का आकलन करता है कि दूसरा व्यक्ति कितना सीख लिया है। जैसे मेरा जो पूर्व का एक्सपीरियंस रहा है, मेरा जो पहले का ज्ञान रहा है, उसी अनुभव और अधिगम ज्ञान के आधार पर साथियों अनुभव और ज्ञान के आधार पर हम आपके अधिगम का आकलन कर सकते हैं। अगला पॉइंट इसके अंतर्गत बताया गया साथियों कि इसका आकलन, किसका, अधिगम का आकलन साथियों, अधिगम का आकलन वास्तव में छात्रों द्वारा सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने, समस्याओं के समाधान आदि से पता लगाया जा सकता है। अधिगम का जो आकलन होता है यह अगर वास्तविक रूप से हम बात करें तो वास्तव में छात्रों द्वारा जो सामाजिक गतिविधियां होती हैं उसमें भाग लेने से, साथ ही साथ समस्याओं का समाधान करने से, कोई भी समस्या अगर आ जाती है तो उस समस्या का समाधान छात्र किस प्रकार से करता है, इन गतिविधियों से, किससे, इन सभी गतिविधियों से क्या होता है साथियों, इन सभी गतिविधियों से अधिगम का आकलन लगाया जा सकता है। अगला 8वां पॉइंट के अंतर्गत बताया गया साथियों कि इसके अंतर्गत छात्र को सामाजिक परंपराओं का वास्तविक ज्ञान पाठ्योत्तर गतिविधियों के माध्यम से स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। क्या कहा जा गया कि जो अधिगम का आकलन होता है इसके अंतर्गत छात्रों का जो सामाजिक परंपराओं का जो व्यवहारिक ज्ञान होता है कि हमारी सामाजिक परंपरा क्या है, हमारी पहले की सामाजिक परंपरा क्या है साथियों, उन सामाजिक परंपराओं का जो व्यवहारिक ज्ञान होता है उन व्यवहारिक ज्ञान के पाठ्योत्तर गतिविधियों के माध्यम से ही स्वतः वो प्राप्त कर लेता है। अगला साथियों बताया गया अधिगम का आकलन, अगले पॉइंट के अंतर्गत क्या कहा गया कि छात्र द्वारा समाज के प्रति किया गया आचरण, कोई किसी भी छात्र के द्वारा समाज के प्रति, किसके प्रति, किसी भी छात्र के द्वारा समाज के प्रति किया गया आचरण समाज द्वारा अपने कर्णधारों को प्रदान किया जा रहा ज्ञान तथा अन्य पहलुओं की जानकारी स्वतः मिल जाती है। फिर से समझिए, छात्र द्वारा समाज के प्रति किया गया जो भी आचरण है या समाज द्वारा अपने कर्णधारों को प्रदान किया जा रहा जो ज्ञान है या तो अन्य पहलुओं की जो जानकारी है वह स्वतः ही इसके द्वारा अधिगम के आकलन से क्या होती है, प्राप्त हो जाती है। अगला और अंतिम पॉइंट बताया गया साथियों, क्या बताया गया कि छात्र द्वारा सफल जीवन जीने की कला, छात्र द्वारा सफल जीवन जीने की जो कला है वह व्यवहारिक ज्ञान से आती है। अतः यह कहा गया साथियों कि कोई छात्र अपना सामाजिक तथा भावी जीवन किस प्रकार से व्यतीत कर रहा है यह उसके अधिगम के आकलन द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। कहा गया कि कोई भी छात्र, क्या कहा गया साथियों, कोई भी छात्र
अपना सामाजिक और भावी जीवन, भावी का मतलब आगे का जो जीवन, अपना जो साथियों सामाजिक और भावी का जीवन है वह किस प्रकार से व्यतीत कर रहा है, उसके साथियों अधिगम अर्थात उसके सीखने के आकलन के द्वारा ही ज्ञात किया जा सकता है। ये क्या है साथियों, अधिगम का आकलन लगभग 10 पॉइंटों के माध्यम से बताया गया। अब साथियों अधिगम के लिए आकलन किस प्रकार से है, अर्थात सीखने के लिए आकलन किस प्रकार से है, उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। अगला पॉइंट हम लोग बनाएंगे अधिगम के लिए आकलन। इसे सिर्फ आप समझते चलिए बस, अधिगम के लिए आकलन। अधिगम के लिए आकलन, अधिगम के लिए आकलन की बात करें साथियों तो अधिगम के लिए आकलन से हमारा आशय किस प्रकार से होता है, हम इसे सबसे पहले समझेंगे। तो अधिगम के लिए साथियों आकलन से हमारा आशय होता है कि साथियों छात्र के ज्ञानात्मक तथा अन्य पहलुओं की जानकारी, छात्र का जो ज्ञान है उस छात्र के ज्ञानात्मक और साथ ही साथ उसकी जो अन्य पहलू हैं उन पहलुओं की जो जानकारी होती है उन जानकारी के अभाव में भी पाठ्यक्रम का निर्माण करना तथा उन्हें सरल एवं सहज माध्यम से ज्ञान प्रदान करना, यह क्या होता है, अधिगम के लिए आकलन होता है। अर्थात सीखने के लिए हमें किस प्रकार से आकलन किया जाना है, सीखने का मतलब अधिगम का मतलब होता है सीखना। इसे साथियों कुछ पॉइंट के माध्यम से बताया गया। पहला पॉइंट वह कहा गया साथियों कि इसका प्रारंभ जो होता है किसका, अधिगम के लिए आकलन जो होता है अर्थात सीखने के लिए जो आकलन होता है इसका साथियों प्रारंभ औपचारिक शिक्षा की रूपरेखा निर्माण करते समय होता है। इसका जो प्रारंभ होता है साथियों, अधिगम के लिए आकलन का जो प्रारंभ होता है वह औपचारिक शिक्षा की रूपरेखा निर्माण करते समय होता है। दूसरे पॉइंट के अंतर्गत बताया गया साथियों कि अधिगम के लिए आकलन जो होता है इसमें मनोवैज्ञानिक या अनुसंधानकर्ता, मनोवैज्ञानिक या तो अनुसंधानकर्ता जो होते हैं साथियों वह छात्र के ज्ञान को महत्व न देकर, छात्र के ज्ञान को महत्व न देकर जो सभी के हित में होता है उन शिक्षण विधियों का निर्माण करते हैं। अधिगम के लिए आकलन जो होता है साथियों वह जो भी मनोवैज्ञानिक होते हैं या जो भी अनुसंधानकर्ता होते हैं, जो मनोवैज्ञानिक या अनुसंधानकर्ता होते हैं वह साथियों छात्र के ज्ञान को महत्व नहीं देते हैं। किसको, छात्र के ज्ञान को महत्व नहीं देते हैं बल्कि वो क्या करते हैं कि वो सभी के हित में जो होता है, सभी के हित में जो होता है उन शिक्षण विधियों का निर्माण करने का पूरा प्रयास करते हैं। ठीक, अगले पॉइंट के माध्यम से कहा गया साथियों कि जो अधिगम के लिए आकलन होता है इसमें सैद्धांतिक पक्ष पर अधिक ध्यान दिया जाता है, सैद्धांतिक पक्ष पर अधिक ध्यान दिया जाता है, यद्यपि अब दोनों के सामंजस्य पर ध्यान दिया जाने लगा है। पहले क्या होता था कि सैद्धांतिक पक्ष पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता था, लेकिन अब दोनों पक्ष पे अर्थात सैद्धांतिक पक्ष पे भी साथ ही साथ साथियों मनोवैज्ञानिक पक्ष पे भी इसका ध्यान अब दिया जाना लगा है। अगला पॉइंट के अंतर्गत क्या कहा गया साथियों, बताया गया कि इसके अंतर्गत मतलब अधिगम के लिए आकलन में, अधिगम के लिए आकलन के लिए साथियों व्यक्ति का साक्षर होने के साथ ज्ञानी और अन्वेषी प्रवृत्ति का भी होना चाहिए। अर्थात व्यक्ति का साक्षर तो होना ही चाहिए, लेकिन साक्षर होने के साथ साथ व्यक्ति को ज्ञानी भी होना चाहिए, साथ ही साथ साथियों अन्वेषी भी प्रवृत्ति का होना चाहिए, अर्थात सीखने की प्रवृत्ति उसके अंदर होनी चाहिए। अन्वेषी का मतलब होता है सीखने की उत्सुकता, सीखने की उत्सुकता अर्थात सीखने की उत्सुकता प्रवृत्ति का भी व्यक्ति होना चाहिए, साथ ही साथ व्यक्ति साक्षर होने के साथ साथ ज्ञानी भी होना चाहिए। अगला पॉइंट बताया गया साथियों इसमें कि इसके अधिगम के लिए आकलन साथियों, अधिगम के लिए आकलन के लिए इस पद्धति का निर्माण किया जाता है साथियों कि इन पद्धति के समय समय पर परिवर्तन होता रहे। अधिगम के लिए आकलन में ऐसी पद्धति का निर्माण किया जाता है, ऐसी पद्धति का निर्माण किया जाता है जिसमें बीच बीच में परिवर्तन भी क्या हो, संभव हो, बीच बीच में क्या हो, परिवर्तन संभव हो, भी समय समय पर परिवर्तन होता रहे। अगले पॉइंट के माध्यम से कहा गया साथियों को कि अधिगम के लिए आकलन जो होता है इसमें छात्र द्वारा सैद्धांतिक या पुस्तकी अभ्यास, छात्र द्वारा सैद्धांतिक या पुस्तकी अभ्यास, समस्याओं के समाधान,
पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियां आदि का आकलन किया जाता है। इसमें सैद्धांतिक या पुस्तकीय जो अभ्यास होता है, साथ ही साथ समस्याओं के समाधान, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियां, इन सभी का आकलन भी किया जाता है। अगले पॉइंट के अंतर्गत इसमें बताया गया साथियों कि इसमें छात्रों को सामाजिक नियम, हम सामाजिक परंपराएं, सामाजिक रीति रिवाज आदि सभी का ज्ञान सैद्धांतिक रूप में भी प्रदान किया जाता है। कहाँ से? अधिगम के लिए आकलन से ही प्रदान किया जाता है। आगे साथियों अगर बात करें तो अगले पॉइंट के अंतर्गत इसमें बताया गया कि ये साथियों क्या होते हैं, अधिगम के लिए आकलन जो होता है यह औपचारिक माध्यम से ज्ञान प्रदान करने का एक माध्यम है। क्या है? औपचारिक रूप से ज्ञान प्रदान करने का एक माध्यम है। अतः समाज द्वारा परिवर्तन होने में काफ़ी समय बाद पहलुओं की जानकारी होती है। क्या होता है? समाज द्वारा परिवर्तन होने में काफ़ी समय बाद पहलुओं की जानकारी प्राप्त होती है। अगला पॉइंट बताया गया साथियों, अगला पॉइंट क्या कहा गया? अंतिम पॉइंट अधिगम के लिए आकलन में कहा गया कि शैक्षिक गतिविधियां कैसी अच्छी तरह से कार्य करें। शैक्षिक गतिविधियां जो हैं वह कैसे अच्छे तरीके से कार्य करें तथा छात्र अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त कर सके। छात्र क्या कर सके? अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त कर सके। ये उसकी वार्षिक अंक पत्र तालिका देकर, छात्र की जो वार्षिक अंक पत्र तालिका का मतलब जो आप शार्ट में रिजल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? जो आपका सालाना अर्थात ईयरली जो रिजल्ट होता है साथियों, उसे आपको प्रदान किया जाता है। ये वार्षिक पत्र तालिका साथियों देकर पता किया जा सकता है तथा अधिगम के लिए पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियों आदि में भी बदलाव किया जाता है। ये होता है साथियों अधिगम के लिए आकलन और अधिगम का आकलन में अंतर क्या होता है। ठीक साथियों, इसे हम लोगों ने अच्छे से जाना, समझा और समझने का प्रयास किया। ठीक, अगला टॉपिक इसी में हम लोगों का होगा। अगला टॉपिक हम लोगों का होगा साथियों कि विद्यालय आधारित आकलन किस प्रकार से होता है। विद्यालय आधारित आकलन। विद्यालय आधारित आकलन। विद्यालय आधारित अगर आकलन की बात करें साथियों, विद्यालय आधारित अगर हम आकलन की बात करें तो साथियों विद्यालय आधारित आकलन का तात्पर्य अगर हम बताएं आपको तो विद्यालय स्तर पर होने वाली परीक्षाओं का आकलन विद्यालय स्तर पे किया जाता है। क्या होता है? विद्यालय स्तर पर होने वाली परीक्षाओं का आकलन विद्यालय स्तर पर किया जाता है। अगली बात साथियों अगर बात करें तो विद्यालय आधारित जो आकलन होता है वह बाल केंद्रित होता है। विद्यालय आधारित जो आकलन होता है वह कैसा होता है? बाल केंद्रित होता है, क्योंकि यह साथियों विकास के वैयक्तिक स्वरूप की दृष्टि से, किसके? विकास के वैयक्तिक स्वरूप की दृष्टि से विद्यार्थियों को एक अद्वितीय अस्तित्व मानता है। विद्यार्थी को क्या मानता है? एक अद्वितीय अस्तित्व मानने का काम करता है। अगली बात कहा गया साथियों विद्यालय आधारित आकलन के संबंध में कहा गया कि यह साथियों आकलन जो होता है यह हमेशा विद्यालय के स्तर पर किया जाता है। यह आकलन हमेशा विद्यालय के स्तर पर किया जाता है, लेकिन इस प्रणाली में कुछ त्रुटियां भी उत्पन्न होती हैं। कौन सी? जिसके साथियों अनेक कारण भी होते हैं। बुनियादी कारण होता है साथियों आकलन के स्थान और शिक्षा की प्रक्रिया में। आकलन का जो स्थान है और शिक्षण की प्रक्रिया है, इसमें के महत्व के बारे में अध्यापक की गलत धारणा होती है। दूसरा कारण अगर कहें तो वाह्य परीक्षा एक अनुकरण है जो सत्र के अंत में ली जाती है। वाह्य परीक्षा क्या होती है? यह एक अनुकरण है जो क्या होती है? सत्र के अंत में ली जाती है। ठीक साथियों, अगली बात साथियों कहा गया, अगला पॉइंट बताया गया कि विद्यालय आधारित आकलन की विशेषता। विद्यालय आधारित आकलन की विशेषता। विशेषताएं। विद्यालय आधारित आकलन की कौन सी विशेषताएं हैं, इस पे हम थोड़ा चर्चा करेंगे।
अर्थात कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्कूल बेस्ड असेसमेंट। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्कूल बेस्ड असेसमेंट कौन कौन सी साथियों विशेषता होती है? पहली विशेषता बताया गया कि यह साथियों पारस्परिक प्रणाली से अधिक विस्तृत, लिख लीजिए, यह पारस्परिक प्रणाली से अधिक विस्तृत यह साथियों पारस्परिक प्रणाली से क्या होता है? अधिक विस्तृत होता है और अधिक व्यापक और सतत होता है। अधिक व्यापक और सतत होता है। क्या होता है? यह साथियों पारस्परिक प्रणाली से जो विद्यालय आधारित आकलन होता है, यह पारस्परिक प्रणाली से अधिक विस्तृत होता है, अधिक व्यापक होता है और सतत भी होता है। क्या होता है? सतत होता है। दूसरी विशेषता बताई गई साथियों कि जो विद्यालय आधारित आकलन होता है, यह शिक्षार्थी को अपनी क्षमता का उपयोग, इसमें साथियों शिक्षार्थी को अपनी क्षमता के अनुरूप शिक्षार्थी को क्या होता है साथियों? शिक्षार्थी को अपनी क्षमता का उपयोग बेहतर तरीके से करने में, अपनी क्षमता का उपयोग बेहतर तरीके से करने में, अपनी क्षमता का उपयोग साथियों बेहतर तरीके से करने में सहायता देता है। शिक्षार्थी को जो विद्यालय आधारित आकलन होता है साथियों, यह शिक्षार्थी को अपनी क्षमता का उपयोग बेहतर तरीके से करने में सहायता प्रदान करता है। अगली और अंतिम विशेषता बताई गई कि यह जो विद्यालय आधारित आकलन होता है साथियों, यह बहुआयामी होता है। क्या होता है? यह बहुआयामी होता है। साथ ही साथ यह बालक के सामाजिक शारीरिक बौद्धिक साथ ही साथ बौद्धिक क्षेत्रों की आवश्यकता को स्वीकारता है। क्या करता है? स्वीकारता है। जो विद्यालय आधारित आकलन की विशेषता होती है साथियों, यह पारस्परिक प्रणाली से अधिक विस्तृत होता है, अधिक व्यापक होता है, साथ ही साथ सतत होता है। अगली विशेषता बताई गई कि जो विद्यालय आधारित आकलन होता है, यह शिक्षार्थी को अपनी क्षमता का उपयोग बेहतर तरीके से करने में सहायता करता है। अपनी क्षमता का छात्र जो होता है, शिक्षार्थी जो होता है साथियों, यह अपनी क्षमता का जो होगा, उसकी जो भी क्षमता होगी उसका बेहतर तरीके से साथियों उपयोग करने में सहायता प्रदान करेगा। अगला और अंतिम विशेषता बताई गई कि जो विद्यालय आधारित आकलन होता है, यह सबसे पहले आप जानिए कि बहुआयामी होता है। आपसे छोटा सा क्वेश्चन नॉर्मल सा एग्जामिनर अगर पूछ लेगा तो आप यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाएंगे। क्या पूछेगा कि विद्यालय आधारित विशेषता निम्न में से कैसा होता है? 3 ऑप्शन दे देगा ऐसा कि जो नहीं होगा, एक ऑप्शन यहाँ बहुआयामी दे देगा। क्या देगा? बहुआयामी दे देगा। तो यह भी आपको याद रखना है कि जो विद्यालय आधारित जो आकलन होता है वह कैसा होता है? बहुआयामी होता है। साथ ही साथ यह बालक का सामाजिक, शारीरिक और बौद्धिक क्षेत्रों का, बालक के सामाजिक,
शारीरिक और बौद्धिक क्षेत्रों की जो आवश्यकता होती है उसे भी स्वीकार करने का काम करता है। बालक के सामाजिक, शारीरिक, बौद्धिक क्षेत्रों की जो आवश्यकता होती है उसे भी विद्यालय आधारित आकलन क्या करता है, स्वीकारता है। उसे भी क्या करता है, स्वीकारने का काम करता है। ठीक साथियों, अब ये हम लोग आकलन से संबंधित साथियों जो भी चीज़ें थी हम लोगों ने पढ़ा। हम लोगों का चैप्टर था आकलन, मूल्यांकन एवं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले अभी तक हम लोगों ने आकलन क्या होता है, आकलन के बारे में जितनी चीज़ें थी उसे हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा। क्या क्या पढ़ा, आकलन क्या होता है इसे हम लोगों ने जाना, आकलन की विशेषता कौन कौन सी होती है इसे हम लोगों ने जाना, उसके बाद आकलन के कौन कौन से क्षेत्र होते हैं इसे भी हम लोगों ने जानने की कोशिश किया, उसके बाद आकलन का महत्व क्या होता है इसे हम लोगों ने जाना, फिर उसके बाद हम लोगों ने आकलन के कौन कौन से रूप होते हैं इसे जाना, उसके बाद हम लोग जाने साथियों कि अधिगम के लिए आकलन और अधिगम का आकलन में क्या अंतर होता है इसे जाने, फिर हम लोगों ने जाना कि विद्यालय आधारित आकलन क्या होता है, उसके बाद हम लोगों ने अंतिम टॉपिक आकलन से संबंधित पढ़ा कि विद्यालय आधारित आकलन की विशेषता कौन कौन सी होती है। ये साथियों हम लोगों ने आकलन से संबंधित जो हमारा जो टॉपिक था उसे हम लोगों ने अच्छे से विस्तार के साथ पढ़ने का काम किया। अब साथियों हम लोगों को जानना चाहिए कि मूल्यांकन का क्या अर्थ होता है। हम लोगों को जानना चाहिए कि मूल्यांकन का क्या अर्थ होता है, मूल्यांकन क्या होता है। मूल्यांकन का टॉपिक अब हम लोगों का चलेगा कि मूल्यांकन क्या होता है। मूल्यांकन के बारे में जितनी चीज़ें होंगी वो सब हम लोगों को जानना चाहिए, वो सब कुछ जानना चाहिए। इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा ज़रूर हर हाल में, साथ ही साथ रिवीजन भी करते रहिएगा। एग्जामिनर जो होगा क्वेश्चन यहाँ से पुटअप करेगा, रिवीजन नहीं करेंगे आप लोग, सिर्फ क्लास ऐसे ही देख लेंगे तो ये चीज़ें आप क्या करेंगे, भूलते चले जाएंगे। अब साथियों हम लोगों को जानना चाहिए कि मूल्यांकन क्या होता है या मूल्यांकन का अर्थ, मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है इसके बारे में हमें जानना चाहिए। तो साथियों मूल्यांकन के अर्थ के बारे में अगर हम बात करें तो शिक्षा में अगर मूल्यांकन की बात करें साथियों तो शिक्षा में मूल्यांकन की वह स्थिति है जहां पर बालकों की निष्पत्ति, जहां पे क्या बालकों की निष्पत्ति, उनके साथियों द्वारा अर्जित ज्ञान तथा कौशल की मात्रा का पता लगाया जाता है। मूल्यांकन के माध्यम से बालकों की जो निष्पत्ति होती है, क्या होती है, बालकों की जो निष्पत्ति होती है या तो साथियों उनके द्वारा, किसके, बालकों के द्वारा जो अर्जित ज्ञान होता है या उनके अंदर कौन कौन से कौशल हैं, उनके अंदर कौन कौन से कौशल हैं साथियों, उन कौशल की साथियों मात्रा का पता कहाँ से, मूल्यांकन के माध्यम से ही लगाया जाता है अगर शिक्षा की बात करें तो। और अगर बात करें साथियों तो बालकों की एक स्थिति भी प्रदान की जाती है, अर्थात स्थिति का मतलब रैंक, कि बालकों की स्थिति प्रदान की जाती है कि बालक किस लेवल पे है, बालक किस रैंक पे है, बालक की क्या स्थिति है, यह भी कहाँ से, मूल्यांकन के माध्यम से ही निर्धारित किए जाने का काम किया जाता है। और अगर हम बात करें साथियों तो मनोवैज्ञानिकों ने परीक्षण तथा मूल्यांकन की विधियां विकसित की हैं। मनोवैज्ञानिकों ने क्या किया है, परीक्षण और मूल्यांकन की, किसकी, परीक्षण की, साथ ही साथ मूल्यांकन की कुछ विधियां भी विकसित किया है। मूल्यांकन की अगर बात करें साथियों तो अंग्रेजी भाषा में इवैल्यूएशन कहते हैं। मूल्यांकन को अंग्रेजी भाषा में इवैल्यूएशन शब्द के स्थान पे हिंदी भाषा का प्रयोग किया गया है। साथियों इस प्रकार अगर इवैल्यूएशन शब्द के अर्थ की बात करें तो किसी तथ्य के संबंध में निर्णय लेने, किसी तथ्य के संबंध में निर्णय लेने तथा निष्कर्ष निकालने से है। इवैल्यूएशन के अगर अर्थ की बात करें तो इवैल्यूएशन के लिए कहा गया साथियों, क्या कहा गया कि किसी तथ्य के संबंध में निर्णय लेने तथा निर्णय लेके उसका निष्कर्ष, किसी तथ्य के संबंध में निर्णय लिया जाए, निर्णय लेने के बाद उसका निष्कर्ष निकाला जाए, उसी को क्या कहा जाता है, इवैल्यूएशन कहते हैं। मूल्यांकन को इंग्लिश में इवैल्यूएशन कहते हैं, इवैल्यूएशन कहा जाता है। और अगर बात करें साथियों तो हिंदी भाषा का मूल्यांकन शब्द जो है इसकी व्याख्या स्पष्ट रूप से करता है। मूल्यांकन शब्द साथियों दो शब्दों से, मूल्य प्लस अंकन से बना है। मूल्यांकन शब्द, सबसे पहले आप इवैल्यूएशन, इसको ही हम बता दें, इवैल्यूएशन,
EVALUATION, इवेल्युएशन ऑफ, सॉरी, मीनिंग ऑफ इवेल्युएशन इसे कहेंगे हम, मीनिंग ऑफ इवेल्युएशन। ठीक, इवेल्युएशन। अब अगर हम मूल्यांकन की बात करें, मूल्यांकन की अगर हम बात करें साथियों, तो मूल्यांकन जो होता है यह दो शब्दों से, किससे, मूल्य प्लस अंकन, मूल्य प्लस अंकन से साथियों क्या बनता है, मूल्यांकन बनता है। मूल्यांकन जो होता है वह दो शब्द मूल्य प्लस अंकन से बना होता है साथियों। इसका अर्थ होता है मूल्य आंकना, अर्थात एक तथ्य, घटना, विचारी एक तथ्य, घटना या विचार साथियों आदि का जो संदर्भ होता है, इन संदर्भ के स्थान पर नियत स्थान जो होता है उसको नियत करना, उस स्थान का निर्णय लेना, एक अनुभव के संबंध में निष्कर्ष निकालना तथा एक स्थिति का जो संपूर्ण वातावरण है उस वातावरण के संदर्भ में ज्ञान प्राप्त करना ही क्या होता है, मूल्यांकन कहलाता है साथियों। और अगर हम बात करें तो शिक्षा का संबंध बालक के सर्वांगीण विकास से है। शिक्षा का संबंध किससे होता है, बालक का सर्वांगीण विकास किया जाए, हर तरीके से उसका शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक, हर तरीके से उसका साथियों क्या किया जाए, विकास किया जाए। शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करके बालक का सर्वांगीण विकास साथियों भलीभांति किया जा सकता है। इस दृष्टिकोण से मूल्यांकन शिक्षा के उद्देश्यों पर आधारित रहता है। मापन द्वारा विभिन्न गुणों, योग्यताओं तथा विशेषताओं को परिणाम के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अमुक विद्यार्थी ने साथियों 100 में से 80 अंक प्राप्त किए हैं, लेकिन अगर साथियों बात करें तो 100 में से 80 अंक प्राप्त करना ही पर्याप्त नहीं होता। शिक्षक को यह भी जानना होता है साथियों कि विद्यार्थी के प्राप्तांक कितने अच्छे हैं, मतलब कितने अच्छे हैं, अर्थात इन अंकों के आधार पर बालक की कक्षा में स्थिति अर्थात पोजीशन या तो रैंक, बालक की स्थिति या पोजीशन का आकलन भी किया जाता है। इस प्रकार मापन प्रक्रिया के अंतर्गत जहां किसी वस्तु को अंकित स्वरूप प्रदान किया जाता है, वही मूल्यांकन में इसके विपरीत उस वस्तु का मूल्यांकन क्या होता है, निर्धारित किया जाता है। अर्थात अगर बात करें साथियों तो मूल्यांकन में इस सत्य का निर्णय किया जाता है कि कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी चीज़ बुरी है। मूल्यांकन में यह कहा गया साथियों कि यह मायने नहीं रखता, यह बिल्कुल मायने नहीं रखता कि कोई छात्र है, क्या है, कोई छात्र है वह 100 में से, किस में से, 100 में से साथियों 80 नंबर पा गया, यह मायने नहीं रखता। मायने यह रखता है कि पूरी कक्षा में साथियों इस छात्र की क्या रैंक क्या है, पोजीशन क्या है, इस छात्र की क्या है रैंक क्या है, पोजीशन क्या है, या तो स्थिति क्या है। मान लीजिए कि कोई छात्र है कि इससे अच्छा भी परफॉर्मेंस कर रहा है, वह 100 में से कितना पा रहा है, 90 नंबर पा रहा है। कोई छात्र है कि जो 100 में से कितना, 100 में से 85 नंबर पा रहा है। कोई छात्र ऐसा भी है कि जो 100 में से 95 नंबर पा रहा है। कोई छात्र ऐसा भी है कि जो 100 में से 99 नंबर पा रहा है। तो यह मायने रखता है कि छात्र का 100 में 80 पाना मायने नहीं रखता, मायने यह रखता है कि छात्र की कक्षा में पोजीशन क्या है, रैंक उसकी क्या है साथियों, यह मायने रखता है। यही चीज़ें इसके अंतर्गत कहाँ से, मूल्यांकन के अंतर्गत यह बताया गया। आप यह बिल्कुल नहीं कह सकते कि छात्र 100 में 80 नंबर पाया है तो बहुत ब्रिलियंट है, मायने यह रखता है कि छात्र की स्थिति, छात्र की पोजीशन क्या रही है। ठीक, और अगर हम बात करें साथियों तो इस प्रकार से साथियों मूल्यांकन के अंतर्गत किसी गुण, योग्यता या विशेषता का मूल्य निर्धारण किया जाता है। मूल्यांकन के अंतर्गत क्या किया जाता है साथियों, किसी गुण, योग्यता, किसी गुण साथियों, योग्यता या तो फिर विशेषता का मूल्य निर्धारण किया जाता है तथा विशेषता के मूल्य का निर्धारण किया जाता है। निर्धारण किया जाता है। मूल्यांकन में क्या किया जाता है साथियों, किसी के गुण की, किसी के योग्यता की और किसी के विशेषता का उसका मूल्य निर्धारण किया जाना है क्या कहलाता है, मूल्यांकन कहलाता है। अर्थात अगर बात करें साथियों तो मूल्यांकन द्वारा
मूल्यांकन द्वारा परिमाणात्मक तथा गुणात्मक दोनों ही प्रकार की सूचनाएं प्राप्त होती हैं। ये भी याद रखिएगा कि मूल्यांकन के द्वारा कौन सी, परिमाणात्मक तथा गुणात्मक दोनों प्रकार की सूचनाएं प्राप्त होती हैं। दोनों प्रकार की सूचनाएं प्राप्त होती हैं। आपसे एग्जामिनर यहाँ क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि जो मूल्यांकन होता है, इस मूल्यांकन में निम्न में से किस प्रकार की सूचनाएं प्राप्त होती हैं। मूल्यांकन से निम्न में से किस प्रकार की सूचनाएं प्राप्त होती हैं, तो आपको पता होना चाहिए साथियों कि मूल्यांकन से परिमाणात्मक और गुणात्मक। मूल्यांकन से कैसा साथियों, मूल्यांकन के माध्यम से परिमाणात्मक तथा गुणात्मक दोनों प्रकार की सूचनाएं प्राप्त होती हैं। यह आपसे पता होना चाहिए। या तो फिर एग्जामिनर आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्न में से मूल्यांकन की सूचना कौन सी नहीं है। निम्न में से मूल्यांकन की सूचना कौन सी नहीं है। 3 ऑप्शन वहाँ ऐसा देगा जो मूल्यांकन की सूचना से संबंधित होगा, और एक वहाँ पे आपको ऑप्शन ऐसा देगा जो मूल्यांकन की सूचना से संबंधित नहीं होगा। ठीक, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर। आगे साथियों आगे क्या बात किया साथियों कि जिसके आधार पे बालक की योग्यता व उपलब्धि का आकलन किया जाता है। मूल्यांकन के साथियों अगर शाब्दिक अर्थ की बात करें तो मूल्यांकन के शाब्दिक अर्थ को इस प्रकार से समझाया गया। मूल्यांकन के शाब्दिक अर्थ को समझाया गया साथियों, मापन प्लस मूल्य निर्धारण। मापन और उसके बाद साथियों कैसे, मूल्य निर्धारण से। मूल्यांकन को साथियों इस प्रकार से बताया गया, कैसे मूल्यांकन का पहले मापन किया जाता है, उसके बाद मापन करने के बाद उसे कितना मूल्य दिया जाए उसके मूल्य का निर्धारण किया जाता है। अर्थात इवैल्यूएशन, मूल्यांकन को हम क्या कहते हैं, इवैल्यूएशन। मापन को हम लोग मेजरमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, मेजरमेंट। और साथियों जो मूल्य निर्धारण होता है, मूल्य निर्धारण को हम क्या कहते हैं, वैल्यू जजमेंट। वैल्यू जजमेंट। वैल्यू क्या कहते हैं, जजमेंट। अर्थात मेजरमेंट का मतलब साथियों क्वांटिटेटिव होता है। क्या होता है, क्वांटिटेटिव। अर्थात क्वांटिटी के हिसाब से इसका मेजरमेंट, मापन किया जाएगा। किसके, क्वांटिटी के आधार पे साथियों इसका क्या किया जाएगा, मेजरमेंट किया जाएगा। क्वांटिटेटिव और वैल्यू जजमेंट की अगर बात करें साथियों तो इसे क्या कहा जाएगा, क्वालिटेटिव। मतलब क्वालिटी के आधार पे इसका वैल्यू जजमेंट किया जाएगा, क्वालिटेटिव। मेजरमेंट को साथियों क्वांटिटेटिव के आधार पर, अर्थात क्वांटिटी के आधार पे इसका मेजरमेंट किया जाएगा, उसके क्वालिटी के आधार पे। किसके, क्वालिटी के आधार पे, अर्थात क्वालिटेटिव के आधार पे इसका क्या किया जाएगा, वैल्यू जजमेंट किया जाएगा। यही क्या होता है, इवैल्यूएशन होता है, अर्थात मूल्यांकन होता है। यही क्या होता है साथियों, मूल्यांकन होता है। इस प्रकार अगर बात करें साथियों तो मूल्यांकन का आशय अगर हम बात करें तो मापन के साथ साथ मूल्य निर्धारण से होता है। मूल्यांकन का आशय मापन के साथ साथ मूल्य निर्धारण से भी होता है। अर्थात साथियों अधिगम जो होता है वह अनुभव द्वारा विद्यार्थी में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन किस सीमा तक हुआ, इसका मूल्य निर्धारण अर्थात मूल्यांकन करके निर्णय देना ही क्या होता है, मापन मूल्यांकन का ही एक भाग है। इसे सदैव क्या कहते हैं, उसी में निहित
रहता है। इसी क्या साथियों, सदैव उसी में निहित रहता है। ठीक साथियों, मूल्यांकन प्रक्रिया में अगर बात करें साथियों तो मुख्यतः तीन बातों के संबंध में निर्णय लिया जाता है। मूल्यांकन प्रक्रिया में अगर बात करें साथियों तो मुख्यतः तीन बातों के संबंध में निर्णय लिया जाता है। अब इसी के जस्ट आगे से साथियों हम लोग अपनी कल की क्लास को आगे बढ़ाएंगे। ये मूल्यांकन को मैंने थोड़ा सा इस वजह से समझा दिया, कल की क्लास में इसी से आगे बढ़ाएंगे क्योंकि आकलन हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा, जाना, समझा, उसके जो टॉपिक थे, टॉपिक से संबंधित डीपली जानकारी जो थी उसे हम लोगों ने प्राप्त किया। अब साथियों मूल्यांकन शुरू हो गया है। मूल्यांकन क्या होता है इसे हम लोग अभी तक समझ रहे थे। मूल्यांकन क्या होता है इसे हम लोगों ने जाना, समझा। मूल्यांकन की साथियों क्या क्या चीज़ें, विशेषताएं हैं उसे हम लोगों ने अच्छे से जाना, समझा। अब मूल्यांकन से डीपली और भी जो जानकारी होंगे और जो टॉपिक है उसे हम लोग कल की क्लास में आगे बढ़ाएंगे। ठीक साथियों, क्लास अब यहीं पे हम ओवर करते हैं। क्लास कैसी लगी इसकी प्रतिक्रिया आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ क्लास अगर अच्छी लगी हो तो क्लास को आप लोग लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और साथ ही साथ साथियों मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका कोई डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल विद्यार्थी तक से जुड़ें। हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम विद्यार्थी तक है। हमारे टेलीग्राम चैनल विद्यार्थी तक से जुड़ें। आप अपने डाउट को वहां हमसे शेयर करिए। मैं आपके डाउट को किसी अन्य अलग वीडियो के माध्यम से दूर करने की पूरी कोशिश भी करूंगा। ठीक साथियों, दूसरी बात यह है कि क्लास को आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देखा करिए। आप उसके साथ साथ साथियों आप लोग अपने हाथ से स्वयं की लिखी हुई नोट्स भी प्रिपेयर किया करिए। स्वयं से अपने हाथ से लिखी हुई नोट्स आप लोग प्रिपेयर किया करिए। उससे साथियों ये होगा कि आप जब भी आपकी पढ़ने की इच्छा होगी, अगर आप एक बेहतरीन अच्छी नोट्स एक बार तैयार कर लिए, क्योंकि यहाँ पे एक एक चीज़ें बोर्ड पे पॉइंट वाइज पॉइंट लिखते हुए आपको समझाई जा रही हैं, आप बिल्कुल बेहतरीन तरीके से नोट्स आप बना सकते हैं। ठीक, तो उसके लिए क्या होगा कि जब भी आपकी पढ़ने की इच्छा होगी आप उस नोट्स को खोलेंगे तो आपको पढ़ने में मन लगेगा। पीडीएफ के माध्यम से या अन्य साथियों लोगों की जो क्लास में रिटन नोट्स होती है उससे आपको बस तुरंत तो थोड़ा सा खुशी होगी कि हाँ चलो हमें लिखने से हमें छुट्टी मिल गई, लेकिन ये आप जान लीजिए कि वो आपके लिए बहुत ही हानिकारक भी साबित हो सकती है। इतना मैं बता दे रहा हूँ, खुद का मेरा एक्सपीरियंस रहा है। ठीक, तो आप लोग अपने हाथ से नोट्स को लिखा करिए और उससे जो है आप लोग रिवीजन भी किया करिए। क्लास को आप लोग साथियों एक चीज़ और कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जो भी सोशल मीडिया आप यूज़ करते हैं, चाहे फेसबुक यूज़ करें, चाहे व्हाट्सअप यूज़ करें, चाहे इंस्टाग्राम यूज़ करें, चाहे टेलीग्राम यूज़ करें, प्रत्येक जगह क्लासों को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए, जिससे कि आपके जो अन्य साथी हैं, अन्य भाई बंधु हैं, अन्य लोग जो यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं वो भी, उन्हें भी साथियों इस प्रकार की अच्छी क्लासें मिल सकें और वो भी विद्यार्थी तक यूट्यूब चैनल परिवार का एक हिस्सा बन सकें। ठीक साथियों, तो ठीक है, फिर क्लास को यहीं ओवर करते हैं। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अगर आप हमारे YouTube चैनल विद्यार्थी तक पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।